So this was the chapter which we started earlier. I've posted a recording of this lecture earlier in your classroom, और हमने तकरीबन इसका कुछ सेक्शन पढ़ लिया हुआ है. You can see कि उसको recording में हमने कैसे cover किया है. There were calculations as well. And again towards the end जब आप लोग की मैं queries लूंगी, if you have any confusion related to any calculation, please आप लोग आज के lecture में उसको पूछ लें. पहले तो मैं recap दे दी हूँ last lecture का, plus additional एक दो calculation है जिसको मैं आज include करूंगी इस chapter में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी कि व्हाट इज मेंट बाय वैल्यू, बिकॉज द चैप्टर इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज. तो वैल्यू से हमारा क्या मतलब है. सो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज है. मैंने पहले उनको एलेबोरेट किया था, बट देन मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट वी आर कंसर्न विद इन दिस चैप्टर. सो यहाँ पे जो वैल्यूज की डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हैं उनमें से वी आर कंसर्न विद दिस थिंग, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, किसी सिक्योरिटी की प्राइस, the price of a security which it ought to have based on certain factors of after valuation. जो हम वैल्यूएशन में डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, उनको देखते हुए हम उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं कि ये सिक्योरिटी कितनी वर्थ रखती है, ठीक है. सो हम इससे कंसर्न है. इस चैप्टर में हम डिफरेंट सिक्योरिटीज की इंट्रिंसिक वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं. अच्छा जी, अब डिफरेंट सिक्योरिटीज क्या है, बिकॉज द चैप्टर इज वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स और शेयर्स मोस्ट कॉमन जो सिक्योरिटीज हैं वो यही आते हैं. सो बॉन्ड्स की वैल्यूएशन फर्स्ट हाफ में हमने लास्ट क्लास में कवर किया. आज हम शेयर्स की भी कुछ कैलकुलेशंस हैं वो देखेंगे. एंड शेयर्स में, बिकॉज पीपल आर फेमिलियर विद दिस थिंग कि शेयर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, प्रेफर्ड एंड कॉमन, तो उन दोनों को ही हम देखेंगे, ठीक है. सो बॉन्ड्स की जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर लास्ट क्लास में हमने जितना पढ़ा था, तो आप लोग की क्वेरीज अगर उससे रिलेटेड कुछ है वो मैं आखिर में लेती हूँ, बट मैं अगेन उसका आपको बता देती हूँ हमने क्या चीजें पढ़ ली थी. एक तो बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन, इट्स अ डेट सिक्योरिटी हैविंग अ लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी, और एज अ रिटर्न ये इंटरेस्ट ऊपर देता है. बॉन्ड जो है एज अ रिटर्न इंटरेस्ट पे कर रहा होता है. सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी इससे रिलेटेड यही थी कि इसकी कुछ पार वैल्यू होती है. यूजली बॉन्ड की पार वैल्यू 1000 रुपये होती है पाकिस्तान की अगर बात करें. मेच्योरिटी इसकी 10 साल 20 साल डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा है, बट होगी लॉन्ग टर्म ही, ठीक है. कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन बॉन्ड, ठीक है. इसको कूपन से हम इसलिए भी मेंशन कर रहे हैं क्योंकि बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कूपन. एक सर्टिफिकेट होता है, कूपन होता है कि जिसके ऊपर उसके सारे फीचर्स मेंशन्ड है. बट इसका एक और भी रीजन ये है कूपन के नाम से इंटरेस्ट रेट मेंशन करने का, ताकि ये डिस्टिंग्विश हो सके मार्केट इंटरेस्ट रेट से. बिकॉज मार्केट इंटरेस्ट रेट की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज को की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए. बट कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट, इज द रिटर्न और कैश फ्लो ऑन द बॉन्ड, ठीक है. बॉन्ड रेटिंग्स जो हैं वो हैं कि बॉन्ड कितना क्रेडिट वर्दी है, कितना ट्रस्ट वर्दी है, कितनी रेगुलर पेमेंट्स उसके ऊपर आती हैं. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एज वेल. बट जितना कोई बॉन्ड जो है वो रेगुलर पेमेंट करता है, डिफॉल्ट नहीं करता अपने पेमेंट्स पे, उतनी ज्यादा उसकी अच्छी रेटिंग होती है. एंड हु डिटरमिन दीज रेटिंग्स, देयर आर डिफरेंट एजेंसीज इन एवरी कंट्री जो कि उस कंट्री में जितनी कंपनीज हैं उनकी सिक्योरिटीज को रेट करती हैं. जैसे इन पाकिस्तान वी हैव पैक्रा, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि अगेंस्ट सिक्योरिटीज को रेट करती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, प्लस परफॉर्मेंस मींस कि उसका रिटर्न कितना रेगुलर है और कितना टाइमली पे होता है, ठीक है. शेयर होल्डर्स को या बॉन्ड होल्डर्स को कितनी रेगुलर पेमेंट्स मिलती हैं एक कंपनी से, उस बेसिस पे उसकी रेटिंग और अच्छी होती है, ठीक है. So two additional aspects were related to bond कि ट्रस्टी क्या होता है और इंडेंचर क्या होता है. ट्रस्टी इज अ थर्ड पार्टी जो कि फैसिलिटेट करती है बॉन्ड की ट्रेडिंग को भी, प्लस वो एक गारंटर के तौर पे, एक विटनेस के तौर पे साइन भी करती है एग्रीमेंट को. यूजुअली एक बैंक ही होता है ट्रस्टी. कि कंपनी अगर बॉन्ड इशू करना चाह रही है तो इशूअर इज द कंपनी, सेलर जो है वो कंपनी है. परचेज कौन कर रहा है, कोई पर्सन परचेज कर रहा है बॉन्ड को, कोई इन्वेस्टर परचेज कर रहा है. बट बैंक इज देयर एज अ विटनेस, एज अ थर्ड पार्टी टू साइन द एग्रीमेंट, साइन द बॉन्ड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है. ताकि फ्यूचर में अगर कोई लिटिगेशंस इम्पोज होती हैं तो वो भी उसका भी व्यू लिया जाए, या वो भी एज अ विटनेस बाद में टेस्टिफाई करे. इंडेंचर इज एन एग्रीमेंट जिसको हम बात कर रहे थे, डीड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी रिलेटेड टू बॉन्ड वर्किंग, एंड व्हाट हैपेंस इफ द कंपनी डजंट पे द रेगुलर पेमेंट, और व्हाट हैपेंस व्हेन द यू नो जिसने परचेज की हुई सिक्योरिटी वो अपनी मनी वापस चाह रहा है तो उस केस में क्या है, एंड सो ऑन. सो डिफरेंट aspects of the security are written in the
indenture, which is deed of trust between two parties, which is signed then again by the bondholder, by the company, and by our trustee. ठीक है? So bond valuation से related there were these aspects जो कि हमने cover कर लिए थे recorded lecture जो मैंने पोस्ट किया था उसके अंदर. Important terms already covered. Types of bonds, हम 3 types of bonds को लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर है perpetual, coupon, zero coupon bond. 3 types of bonds को हम cover कर रहे हैं. Remember there are additional many types of bonds, but हम सबको यहाँ पे cover नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ 3 types को cover कर रहे हैं. वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड को हम लोगों ने देखना है एंड देयर इज अ लास्ट एस्पेक्ट के इन्हीं वैल्यूएशन के एंगल से ये जितने हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की वैल्यूएशन करना सीखी है 3 टाइप्स की हम सीख रहे हैं हमारे कोर्स में जो पार्ट ऑफ द कोर्स है वो 3 बॉन्ड्स हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालनी है हमने वो सीखना है बट अलोंग विद कि अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है साल में नॉट द एनुअल इफ इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड सेमी एनुअली तो उस केस में बॉन्ड की कैलकुलेशन कैसे चेंज होती है तो उसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर में एक्सप्लेन किया था सो बॉन्ड और उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से यू पीपल आर प्रीटी फेमिलियर एक एस्पेक्ट और था बॉन्ड का वो ये था कि इसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है वो इसकी फेस वैल्यू होती है मोस्टली जितने बॉन्ड्स हैं उनकी जो पार वैल्यू होती है मीन्स के फेस वैल्यू होती है विच इज 1000 द रजिस्टर्ड वैल्यू par value face value is the same thing nominal value par value face value is the same thing 1000 होती है बॉन्ड की सो बॉन्ड जब मेच्योर होता है तो दिस 1000 इज अ प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है लोन की जैसा प्रिंसिपल अमाउंट होती है 1000 जो बॉन्ड की वैल्यू है वो एक प्रिंसिपल अमाउंट है इन्वेस्टर को उसका प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा ऑन द मेच्योरिटी आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड ठीक है एंड ये जो हम बात कर रहे हैं कि मेच्योरिटी पे 1000 वापस मिल जाता है दिस इज फॉर यू नो टर्म बॉन्ड ओनली सीरियल बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता जिसमें प्रिंसिपल साथ साथ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट वो साथ साथ पे हो रहा होता है बट जो मोस्टली बॉन्ड्स हैं वो क्या करते हैं आपको periodically सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहते हैं और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट विच वॉज 1000 वो ऑन द मेच्योरिटी आपको वापस करते हैं ठीक है सो बॉन्ड के केस में मेच्योरिटी वैल्यू भी 1000 ही होती है विच इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और periodically आपको क्या मिल रहा होता है periodically आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है ठीक है विच इज जस्ट लाइक एनुइटी कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड एंड डिस्काउंट रेट अगेन इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना मैं पहले भी बता चुकी हूँ कूपन रेट वो है जो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है एनुइटी के फॉर्म में आपको कैश फ्लो मिल रहा है आपको रिटर्न मिल रहा है डिस्काउंट रेट इज द मार्केट प्रिवेलेंट रेट मार्केट में कहीं पे भी आप चले जाएं तो कहीं और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो क्या इंटरेस्ट रेट होता ठीक है ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है आपकी कि अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया है बट यू हैड एन अपॉर्चुनिटी कि आप मार्केट में कहीं और एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे तो वो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला रेट है वो क्या है ठीक है उसकी बेसिस पे यू डिटरमिन कि आपका बॉन्ड कितनी वर्थ रखता है ठीक है ऑप्शन 2 अगर आपके पास थी कि मार्केट में कहीं और आप किसी और अपॉर्चुनिटी रेट पे इन्वेस्ट कर लेते वो क्या थी और आपका बॉन्ड कितना रिटर्न दे रहा है आप बेसिकली इन्हीं को कंपेयर करके बॉन्ड की वर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं तो मार्केट रेट मार्केट में जो प्रेवलेंट रेट होता है अगेन ये वो रेट होता है जो कि इंटरबैंक एक्सचेंज रेट होते हैं या गवर्नमेंट के से जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर रेट मिल रहा होता है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न आ सकता है ये वो रेट होता है ठीक है सो डिस्काउंट रेट कैपिटलाइजेशन रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑल मीन्स द सेम थिंग और ये वो रेट होता है जो एक इकोनॉमी में ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा हो ठीक है सो दीज आर द एस्पेक्ट्स जिनके रिलेटेड हमने कैलकुलेशंस देखी थी मैं जैसे आपको बता रही थी 3 जो टाइप्स हैं वो तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं बट द फोर्थ वन इज कि इन्हीं 3 को अगर आप एनुअल नहीं बल्कि सेमी एनुअल एंगल से देखें तो फिर कैलकुलेशन किस तरह से चेंज होती है सो 4 डिफरेंट कैलकुलेशन है बॉन्ड के सेक्शन में परपेचुअल बॉन्ड पे मूव करने से पहले बल्कि डिफरेंट टाइप पे मूव करने से पहले मैंने आप लोग को शायद ये चीज भी बताई थी इस चैप्टर में थ्रू आउट आपको 2 कैलकुलेशन ही रिक्वायर्ड होंगी बार बार यही आ रही होंगी एक तो और दोनों प्रेजेंट वैल्यू की हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड है एंड एनवीटी का फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के लिए ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइन सो ये 2 कैलकुलेशंस हैं जो कि हमारी हर सिक्योरिटी का पार्ट होंगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वन वाज परपेचुअल बॉन्ड इज अ बॉन्ड ठीक है विच इज अ वेरी यूनिक बॉन्ड के जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है किसी कंपनी में you won't get your investment back but you will keep on getting the interest the coupon rate
ईच ईयर एंड फॉर एवर, ठीक है। परपेचुइटी के लिए, परपेचुअल, हमेशा के लिए, यू कीप ऑन गेटिंग दिस इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड, हमेशा आपको मिलता रहेगा। सो इस तरह के बॉन्ड्स की कैलकुलेशन अगर आपने करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर आप चैप्टर याद करें तो उसके अंदर हमने परपेचुइटी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि परपेचुइटी गोज फॉर एवर, और उसकी वैल्यूएशन में आप फ्यूचर वैल्यू तो कैलकुलेट उसकी नहीं कर सकते, बट प्रेजेंट कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं, आपका जो भी कैश फ्लो आपको अर्न हो रहा है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय मार्केट रेट, ठीक है। सो यहाँ पे भी इसमें आप न्यूमरेटर में इंटरेस्ट लेंगे विच इज द कूपन इंटरेस्ट, ठीक है। अगेन मैं मेंशन कर दूं ये कौन सा रेट है जो आपने न्यूमरेटर में लेना है, द कूपन इंटरेस्ट और द रिटर्न कैश फ्लो, जो कि आपको बॉन्ड आपने जो परचेज किया हुआ उसके ऊपर कंपनी पे करेगी हर साल। तो आपका जो कैश फ्लो है या कूपन इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय द मार्केट रेट या मार्केट डिस्काउंट रेट। मैं डिस्काउंट रेट भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे एम आर लिख रही हूँ मार्केट रेट के लिए, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में ही, इंफॉर्मेशन में ही दिया होता है आपको, आपने कूपन इंटरेस्ट की वैल्यू को, नॉट द रेट, वैल्यू को डिवाइड करना है इंटरेस्ट रेट कौन सा, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पे एक एग्जांपल है वो भी मैंने करवाई थी। सपोज देयर इज अ बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, आपने 1000 का बॉन्ड खरीदा है जो कि आपको 8% इंटरेस्ट हर साल देता रहेगा एंड फॉर एवर देता रहेगा। इफ डिस्काउंट रेट in the market is 10%, calculate the value of the bond. So आप लोगों ने 8% अगर कूपन मिल रहा है आपको बॉन्ड पे, दैट मीन्स 80 रुपी मिल रहा होगा। 1000 का 8% आप लें तो दैट इज 80, आपको हर साल 80 रुपी मिलता रहेगा और $80 मिलता रहेगा एंड फॉर एवर मिलता रहेगा। सो इस तरह के बॉन्ड की अगर आपने वैल्यू निकालनी है, जस्ट स्ट्रेट अवे 80 को डिवाइड कर देंगे आप 10% से, द बॉन्ड्स वैल्यू इज $800, ठीक है। एंड इंटरप्रेटिंग दिस वैल्यू, आई टोल्ड यू पीपल कि ये आपको वर्थ बताती हैं आपकी सिक्योरिटी की, और हर सिक्योरिटी की रिमेंबर मार्केट में वो ट्रेड भी हो रही होती है सेकेंडरी मार्केट में, और उनमें उनकी प्राइसेस हो रही आपके सामने आ रही होती है, मार्केट प्राइसेस। जैसे आप लोग तो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, आपको पता होगा मार्केट प्राइसेस कौन सी प्राइसेस होती हैं जिसमें मार्केट में शेयर्स या बॉन्ड्स जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं। तो यू कैन कंपेयर द इंट्रिंसिक वैल्यू विद द मार्केट वैल्यू, और आपको पता चल सकता है कि आपकी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अगर तो उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, तो दैट मीन्स मार्केट में वो सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर आपकी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो कम है और मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा चल रही है, तो आपकी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है। फाइन। सो ये आपको बेसिकली यूजफुल इंसाइट भी देती हैं ये वाले एस्पेक्ट्स, और इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी हेल्प आउट करते हैं। अगर आपको किसी सिक्योरिटी की वर्थ बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा आ रही है, और मार्केट में वो बड़ी आपको रीजनेबल अमाउंट पे मिल रही है, कम प्राइस पे मिल रही है, तो यू कैन परचेज दैट सिक्योरिटी। दैट सिक्योरिटी विल गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के डिफरेंट रीजंस होते हैं, प्लस ये आपको यूजफुल इंसाइट देते हैं कि कंपनी की सिक्योरिटीज परफॉर्म कैसा कर रही हैं मार्केट में एज कम्पेयर टू देयर बुक वैल्यू और देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक जो कि हमने, अगेन मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में ही डाल दिया था, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज कूपन बॉन्ड, हैविंग ऑल द पॉसिबल फीचर्स ऑफ द बॉन्ड। ये वो वाहिद बॉन्ड है जिसके अंदर तमाम एक नॉर्मल बॉन्ड के फीचर्स हैं। एक तो ये कि आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा हर साल, और दूसरा ये कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको मेच्योरिटी पे वापस मिल जाएगी, ठीक है। सो दो एस्पेक्ट्स थे इस बॉन्ड के, इसलिए दो कैलकुलेशंस इसके अंदर हमें करके उनको एड अप करना पड़ा था। द फर्स्ट कैलकुलेशन वाज कि जो आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है, एंड सेकंड एस्पेक्ट इज कि जो आपको मेच्योरिटी पे 1000 वापस मिलना है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब जो फ्यूचर में ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड आपको 1000 मिलना है, दैट इज अ लमसम वैल्यू। तो लमसम वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आप सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। बट आपको जो पीरियोडिकली हर साल कूपन पेमेंट मिल रही है, दैट कूपन इंटरेस्ट रेट विच यू आर गेटिंग, जो कैपिटल आई से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ, विच इज कूपन इंटरेस्ट पेमेंट्स विच यू आर गेटिंग रेगुलरली एवरी ईयर, आपने उसको एनुइटी की के फॉर्मूला से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिकॉज इट्स एन एनुइटी, हर साल रेगुलर एक ही जितनी अमाउंट आपको मिल रही है। सो यूजिंग दीज टू कैलकुलेशंस, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करवाया भी था आपसे को लास्ट क्लास में। सारे एस्पेक्ट बॉन्ड के ऊपर गिवन है, 8% एनुअल कूपन रेट है, 30 ईयर मेच्योरिटी लाइफ है। अगेन रिमेंबर, ये जो 30 ईयर यहाँ मेंशन है परपेचुअल बॉन्ड के केस में ये मेंशन नहीं होंगे क्योंकि वो फॉर एवर चलता है। सो इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें ईयर्स भी मेंशन है, कूपन रेट भी मेंशन है,
और मार्केट रेट जिस पे आपने डिस्काउंटिंग करनी है वो भी मेंशन है। ठीक है, सो आप लोगों ने दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। 8% ऑफ 1000, 80 जो है वो इंटरेस्ट है, उस पर आप एनुइटी कैलकुलेट करोगे, और 1000 जो मेच्योरिटी पे आपको उसकी फेस वैल्यू वापस मिल जाएगी, तो उसको आप सिंगल अमाउंट से डिस्काउंट करेंगे, सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूला से। सो आपके पास दो वैल्यूज जो आएंगी, 80 की प्रेजेंट वैल्यू 754 आएगी, $80 जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, और जो आपको 1030 ईयर्स के बाद मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 57 आई है। इन दोनों को एडअप करें तो आपका बॉन्ड ये वर्थ रखता है। ठीक है, सॉरी, 811 वर्थ रखता है। ठीक है, सो 811 इज अगेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, शोइंग कि आपकी सिक्योरिटी, अगर आप इसी को मार्केट वैल्यू से बाद में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड इज द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ द बॉन्ड। जीरो कूपन नाम से मेंशन है, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, जीरो कूपन, नो इंटरेस्ट। ठीक है, नो इंटरेस्ट बॉन्ड। अब नो इंटरेस्ट बॉन्ड है तो इसके बाकी क्या फीचर हैं, इसके फीचर फिर क्या रह जाता है, इसकी मेच्योरिटी डिफाइंड होगी, और इसकी मेच्योरिटी वैल्यू यानी फेस वैल्यू भी बॉन्ड की डिफाइंड है। आपने 1000 वर्थ का बॉन्ड अगर खरीदा है तो मेच्योरिटी पे आपको 1000 प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी, बट व्हाट विल बी द बेनिफिट दैट यू विल गेट आउट ऑफ दिस सिक्योरिटी। दिस सो हैपेंस विद द मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं या ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, कि आपको वो डीप डिस्काउंट पे मिलते हैं, उन पे periodically कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता, बट वो आपको जब आप खरीदते हो तो उसकी फेस वैल्यू से बहुत कम पे डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर 1000 का बॉन्ड है, आपको मे बी 700 का मिल रहा हो, 600 का मिल रहा हो, और मेच्योरिटी पे लाइक वेटिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स, 5-10 ईयर्स के बाद आपको उसकी फुल वैल्यू वापस मिलेगी विच इज 1000। ठीक है, सो आपको जो बेनिफिट होता है वो आपको मार्जिन जो अर्न हो रहा है आपको वो अर्न हो रहा होता है इसमें। ठीक है, विच इज कैपिटल गेन ओनली। फाइन। सो इस तरह के बॉन्ड की अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लमसम वैल्यू आपको सिर्फ फ्यूचर में मिलेगी, देयर आर नो इंटरेस्ट रेट्स इन्वॉल्व, तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। सिर्फ आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट जो कैलकुलेट करते हैं आप सिर्फ वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे आप नॉर्मली भी करते हो, वन अमाउंट डिवाइड बाय 1 + i⁻n। ठीक है, आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, देयर वाज अ बॉन्ड हैविंग 1000 फेस वैल्यू जो कि आपको 30 ईयर्स के बाद मिलनी है, मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% चल रहे हैं, ये मैंने साइड पे कैलकुलेट भी किया हुआ है। ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 1 + i⁻n, n इज 30, i जो है वो है 10, सो कैलकुलेट करके $57 इज द टुडेज वैल्यू। ये बॉन्ड अगर आप आज खरीदो और 30 ईयर्स वेट करके 1000 आपको वापस मिलता है, तो अगर आप आज खरीदो आपको एटलीस्ट इसको 57 या इससे लेसर वैल्यू का मिलना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा वैल्यू का मिलेगा इट विल नॉट बी वर्थ इट, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी वर्थ नहीं रखेगी फिर। ठीक है, सो मूविंग ऑन, एक एस्पेक्ट बॉन्ड की कैलकुलेशन में जो था लास्ट थिंग, कि व्हाट हैपेंस अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, आपके जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो भी सेमी एनुअली अप्लाई हो रहे हैं, और आपका जो कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी सेमी एनुअली अप्लाई होता है। ठीक है, सो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके लिए आपको फॉर्मूला को इन एंगल से एडजस्ट करना पड़ता है। यू विल डिवाइड ऑल द इंटरेस्ट रेट्स बाय टू, आपने उनको हाफ कर देना है, चाहे वो मार्केट इंटरेस्ट रेट है चाहे वो कूपन इंटरेस्ट है, आपने वो हाफ कर देना है, और जहां जहां पे भी एन आ रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। ठीक है, सो ये दो चीजें आप लोगों ने करनी है। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट को के डी के नाम से मेंशन किया, विच इज डेट सिक्योरिटी है, क्योंकि बॉन्ड तो डेट का जो इंटरेस्ट रेट है, डेट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, एंड आई विच इज कूपन इंटरेस्ट की वैल्यू उसको भी आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, सो फॉर्मूला आपका एडजस्ट होके ये वाला फॉर्मूला रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फ्री हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, बट अगेन आपको समझ आ रही होगी। दिस ए इज बेसिकली, जो कि आप आई भी इसको कह सकते हो, कूपन इंटरेस्ट की जो वैल्यू है, मैं स्लैश डाल के यहाँ CI लिख रही हूँ, कूपन इंटरेस्ट। कूपन इंटरेस्ट जो आपको पीरियोडिकली मिल रहा है आपने उसको भी हाफ कर देना है, जहां जहां पे भी ये स्मॉलर आई मेंशन हुआ हुआ है फॉर्मूला में उसको आपने हाफ करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, एंड जहां जहां पे भी एन आ रहा है, चाहे -n है या पॉजिटिव एन है, आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी थी जो कि मैंने करवाई थी। सपोज 1000 फेस वैल्यू एक बॉन्ड की, एंड अगेन ये वही 1000 जो मेच्योरिटी पे आपको वापस भी मिल जाएगा।
हम कूपन रेट की ही कूपन बॉन्ड की एग्जांपल ले रहे हैं और उसको सेमी एनुअल कंपाउंडिंग से करने लगे। 8% कूपन पेमेंट आपको मिलती है, विच इज $80। 1000 का 8%, आप हमेशा कूपन रेट को मल्टीप्लाई आपने 1000 से करके देखना है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। सो 80 आएगा आपको, अगर फुल पर एनम हो तो। 15 ईयर्स इसकी मेच्योरिटी है, डिस्काउंट रेट इज 10%, बट ये सेमी एनुअल बॉन्ड है। ठीक है। सो आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी थी, मैंने ये आप लोगों को बताया था। इस फॉर्मूला में आपने पुट करनी है सारी वैल्यूज। एंड लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, मैंने ये लेक्चर में करवाया था, इसी के नीचे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में वैल्यूज कौन सी इंसर्ट होगी। 40 वैल्यू रह जाएगी आपकी कूपन की। इंटरेस्ट रेट जो आप कूपन इंटरेस्ट रेट है वो 8% था। 8% ऑफ 1000 इज 80, बट आपने उसका हाफ कर लेना है तो 40 रह जाएगा। एंड फॉर्मूला में हर जगह पे मार्केट रेट 10% नहीं लेना, आपने 5% कर देना, उसको हाफ कर देना है। एंड एन की वैल्यू क्योंकि 15 दी हुई है ईयर्स, आपने डबल कर लेनी है, 30 कर देना, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। ठीक है। सो ये लास्ट क्लास का आप लेक्चर देख सकते हो या लास्ट रिकॉर्डिंग देख लें उसके अंदर, अगर आपने इसको मजीद अंडरस्टैंड करना है तो। ठीक है। एंड अगेन लास्ट एस्पेक्ट वाज कि मैंने बताया था कि जितनी वैल्यूज आप निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को परसेंटेज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर 846.28 वैल्यू थी, आप उसको 1000 से ही डिवाइड करो उसकी फुल वैल्यू से, तो आपकी परसेंटेज में वो वैल्यू आ जाएगी 84.6। के बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू इज 84% ऑफ द पार वैल्यू। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ पार। पार का कितना परसेंट आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है। पार वैल्यू इज 1000, 1000 का कितना परसेंट बनती है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। फाइन। परसेंटेज को वापस मल्टीप्लाई अगर 1000 से करोगे तो वो वापस उसको आप अमाउंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड अगेन ये परसेंटेज ऑफ पार की इंफॉर्मेशन यूज कहाँ पे होती है, ये कोटेशंस में यूज होती है। ठीक है। जितनी आपके फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस या आपके फाइनेंशियल पेपर्स हैं, वो बॉन्ड्स की जो वर्थ है या वैल्यू है वो परसेंटेज ऑफ पार से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। सो कमिंग टूवर्ड्स द एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, कि जिसके अंदर हम लोगों ने प्रेफर्ड स्टॉक और इसकी वैल्यूएशन को पढ़ना है। एंड हमने आज कॉमन स्टॉक की भी वैल्यूएशन के कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो भी कवर करने हैं। उसके बाद मैं आप लोग की क्वेरीज की तरफ आऊंगी। सो प्रेफर्ड स्टॉक इज अ स्टॉक के जो कि आपको फिक्स डिविडेंड पे करता है यूजुअली। मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक आर हैविंग दिस सेम फीचर कि आपको जो डिविडेंड है उसके ऊपर वो प्रॉमिस्ड होता है, अनलाइक कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक के ऊपर डिविडेंड प्रॉमिस्ड नहीं होता, प्रेफर्ड पे प्रॉमिस्ड होता है। बट प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को शेयर्स की कैटेगरी में कंसिडर तो किया जाता है, बट उनके वोटिंग राइट्स नहीं होते। मीन्स कि उनका मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में देर इज नो रोल कि वो कोई काम करेंगे। ठीक है। सो प्रेफर्ड स्टॉक को एक हाइब्रिड सिक्योरिटी के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। मींस के इट्स हैविंग फ्यू फीचर्स ऑफ डेट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स वाले भी कुछ फीचर हैं इसके, एंड फ्यू फीचर्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के क्या फीचर्स हैं कि शेयर्स की तरह ही उस डिनोमिनेशन में ट्रेड होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एक शेयर 10 रुपी का पार वैल्यू का होता है, तो ये प्रेफर्ड भी उसी तरह से उसी वैल्यू का ही ट्रेड हो रहा होगा। बॉन्ड्स वाले क्या फीचर है इसके कि इसके ऊपर जो डिविडेंड है वो इंटरेस्ट की तरह प्रॉमिस्ड डिविडेंड मिलता रहता है। ठीक है। सो फीचर इसके शेयर्स वाले इसलिए हैं क्योंकि इसकी वैल्यू, वर्थ और इसके ऊपर जो डिविडेंड होता है, जस्ट लाइक कॉमन शेयर्स पे भी क्योंकि डिविडेंड मिलता है, इस पे भी आपको डिविडेंड मिलता है। बट इसके बाकी फीचर्स के इसके ऊपर फिक्स्ड पेमेंट्स क्योंकि मिलती हैं, तो वो इसको थोड़ा डेट सिक्योरिटी की तरह का बना देते हैं। सो प्रेफर्ड स्टॉक की एक ही कैलकुलेशन है। प्रेफर्ड स्टॉक की अगर आपने वैल्यूएशन करनी है, एक तो ये कि ये डिविडेंड क्योंकि हर साल देते हैं। ठीक है। बहुत कम टाइप्स हैं इसमें कि जिसमें डिस्क्रिप्शन पे मिलता है, मीन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी डिसाइड करें कि डिविडेंड नहीं देना। और वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि जब कंपनी को इतनी अर्निंग्स ही नहीं हो रही कि वो डिविडेंड अफोर्ड कर सके। ठीक है। सो इसके ऊपर अगर आपने वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है, उसका एक ही कैलकुलेशन है। एंड मैं आपको अगेन ये फीचर बता दूं कि ये परपेचुइटी वाला फीचर है, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर डिविडेंड अगेन शेयर्स की लाइफ ही नहीं होती। अनलाइक बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की मोस्टली जो टाइप्स थे उनमें उनकी मेच्योरिटी डिफाइंड होती है, सिर्फ परपेचुअल बॉन्ड में नहीं होती। सो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो बॉन्ड्स की हैं, उनकी लाइफ जरूर डिफाइंड होती है, सिर्फ परपेचुअल बॉन्ड की लाइफ नहीं होती। बट शेयर्स की तो लाइफ ही नहीं होती ऑल टुगेदर। देर इज नो मेच्योरिटी फॉर शेयर्स, चाहे वो प्रेफर्ड शेयर्स हैं चाहे कॉमन शेयर्स हैं। सो परपेचुअल जो प्रेफर्ड स्टॉक का एक फीचर है कि वो तो परपेचुइटी के लिए चलता रहेगा एंड डिविडेंड हर साल देता रहेगा, तो दैट मेक्स इट परपेचुइटी।
कि डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा एंड फॉर एवर मिलता रहेगा। अगेन इस वजह से इसकी भी कैलकुलेशन सेम उस तरह की है जैसे आप लोगों ने परपेचुअल बॉन्ड की थी। ठीक है, आप लोगों ने रिमेम्बर जो भी कैश फ्लो आ रहा होता है आपको किसी सिक्योरिटी से, किसी परपेचुअल सिक्योरिटी से, आपने स्ट्रेट अवे उसको मार्केट रेट पे या डिस्काउंट रेट पे डिवाइड कर देना होता है। तो प्रेफर्ड स्टॉक में भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू इसी कैलकुलेशन से निकालेंगे। अब कैश फ्लो इस केस में आपका क्या है, जो आपको हर साल आता रहेगा, वो डिविडेंड है। तो डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, यहाँ पर डिविडेंड पी लिखा हुआ है, डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइड बाय के पी, रेट के, यूजली जो सिक्योरिटी का या मार्केट में रेट चल रहा होता है, मार्केट रेट, ये वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट। ठीक है, सो प्रेफर्ड स्टॉक के केस में हम जो मार्केट रेट ले रहे होंगे ये वो होगा डिनोमिनेटर में। डोंट कंफ्यूज विद दीज एब्रिविएशंस। आप सिंपल वर्ड्स में ये याद रख लें कि आपने परपेचुअल जो भी सिक्योरिटीज हैं उनके कैश फ्लो को आपने हमेशा इंटरेस्ट रेट पे डिवाइड कर देना है, मार्केट रेट पे, मार्केट इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट पे। ठीक है, न्यूमरेटर में अगर तो बॉन्ड है तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, कूपन इंटरेस्ट। अगर कोई शेयर परपेचुअल चल रहा है तो ऊपर न्यूमरेटर में यू विल टेक डिविडेंड। ठीक है, ये डिफरेंस है। अदरवाइज ऑल फीचर्स आर सेम। ये परपेचुअल सिक्योरिटी है, हमेशा डिविडेंड देती रहेगी, इसलिए आप उसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। So this is the calculation aspect of the security. Suppose there is a bond with a this is a preferred stock now. ठीक है, sorry, there is a preferred stock with a par value of thousand sorry $100, 8% आपको डिविडेंड देगा। अब डिविडेंड रुपी फॉर्म में भी मेंशन होते हैं और परसेंटेज में भी। प्रेफर्ड स्टॉक के केस में प्रेफर्ड स्टॉक के जो डिविडेंड है परसेंटेज फॉर्म में भी दिए होते हैं और रुपी फॉर्म में भी दिए होते हैं। ठीक है, सो ये एक ऐसा बॉन्ड है, एक सॉरी बॉन्ड कैरियो में शेयर है, ये एक ऐसा शेयर है कि जिसकी 1000 पार वैल्यू है, सॉरी 100 पार वैल्यू है एंड 8% आपको इसके ऊपर डिविडेंड मिलता रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स $8 मिलता रहेगा फॉर एवर। डिस्काउंट रेट इज 10%। अब 8 को, जो आपको 8 मिलेगा हर साल डिविडेंड की फॉर्म में, 8 को आपने स्ट्रेट अवे 10% पे डिवाइड किया तो आपके पास 80 वैल्यू आ जाएगी इसकी। दिस प्रेफर्ड स्टॉक वर्थ 80। ये पार वैल्यू से भी इसकी वैल्यू कम जा रही है, पार वैल्यू इज 100 और इसकी 80 वर्थ है। ठीक है, मार्केट में आपको जितने पे ये मिल रहा होगा यू विल कंपेयर इट विद दिस इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इससे ऊपर पे मिल रहा है तो द शेयर इज ओवर वैल्यूड, अगर इससे लेस पे मिल जाए तो दैट इज अंडर वैल्यूड, दैट मे गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर। तो आप थोड़ा इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब दूसरी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि कॉमन सॉरी प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड रूपी फॉर्म में भी मेंशन है, परसेंटेज में जरूरी नहीं है मेंशन हो, मे बी क्वेश्चन में लिखा हो देयर इज अ प्रेफर्ड स्टॉक व्हिच गिव्स $5 डिविडेंड ईच ईयर। ठीक है, सपोज लिखा हो कि $5 या ₹5 उसके ऊपर डिविडेंड आपको हर साल आता है, तो डिविडेंड की वैल्यू क्या हो गई 5, और इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रहा है 10% चल रहा है, आपने 5 को स्ट्रेट अवे 10 से डिवाइड कर देना है, आपने परसेंटेज पार वैल्यू की फिर नहीं लेनी। ठीक है, आप डिविडेंड अगर अमाउंट फॉर्म में है तो वो और भी ज्यादा आसान हो गया, अपने अमाउंट को बस मार्केट इंटरेस्ट रेट पे डिवाइड कर देना। ठीक है, और अगर परसेंटेज दी होगी तो परसेंटेज हमेशा पार की लेते हैं, जैसे आप कूपन इंटरेस्ट भी जो था वो पार वैल्यू पे मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे वैल्यू, यहाँ पे भी आप डिविडेंड की वैल्यू 8% 100 पार वैल्यू पे ही करेंगे। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स कॉमन स्टॉक कैलकुलेशन, प्रेफर्ड स्टॉक की सिर्फ एक ही कैलकुलेशन थी एंड दैट वाज वेरी प्लेन एंड सिंपल, परपेचुइटी की कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब तक अगर मैं थोड़ा बहुत आपको एक तरह का रिकैप भी दूं तो बॉन्ड की 3 मेन कैलकुलेशंस हैं, जिनमें से एक कैलकुलेशन तो ऑल टुगेदर वेरी इजी है। उसमें आपने वही किया है कि कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट रेट, परपेचुइटी वाली कैलकुलेशन है। दो उसमें थोड़ी सी स्लाइटली चेंज कैलकुलेशन है, एक कूपन बॉन्ड की जिसमें फुल आप एक इंटरेस्ट वाला पार्ट का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एंड मेच्योरिटी वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू, और दोनों को ऐड कर लेते हैं। एंड तीसरी बॉन्ड की जो टाइप थी वो थी सिर्फ जिसमें आपको मेच्योरिटी पे अमाउंट वापस मिलेगी, जीरो कूपन बॉन्ड, उसमें सिर्फ आप मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i रेज टू पावर n करते हैं। फिर हम लोगों ने सेकंड जो अभी तक काम किया है वो है प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने सीखी है, जो कि अगेन परपेचुअल बॉन्ड जैसी है कि डिविडेंड हमेशा फॉर एवर पे होता रहेगा, तो इसलिए डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट रेट कर दिया, दैट्स इट। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमने कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन को सीखना है। अब कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएंगी क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स भी स्लाइटली थोड़े चेंज होते हैं। ठीक है,
सो मूविंग ऑन, कॉमन स्टॉक बाय डेफिनेशन क्या होता है? इट्स बेसिकली द टर्म्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स एज वेल। ये वोटिंग राइट देते हैं जिनकी ओरिजिनली कंपनी होती है, वो कॉमन शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है। सो बाकी सारी जो सिक्योरिटीज हैं वो डेट के कैटेगरी में आती हैं, मोर और लेस। प्रेफर्ड स्टॉक को थोड़ा छोड़ के वो थोड़ी मिक्स्ड सिक्योरिटी है, बट कॉमन स्टॉक इज द ओरिजिनल सिक्योरिटी, जो कि जिससे रेज किया हुआ जो फंड है वो स्ट्रेट अवे कैपिटल कंसिडर किया जाता है। ठीक है। सो इट्स अ सिक्योरिटी विच रिप्रेजेंट्स अल्टीमेट ओनरशिप ऑन द बिजनेस। ठीक है। बिजनेस की जो अल्टीमेट ओनरशिप है वो भी इनके पास होती है। मीन्स कि जब बिजनेस अगर लिक्विडेट या खत्म भी होता है, सब कुछ पे ऑफ सबको करने के बाद जो बचेगा वो इन्हीं का होगा। ठीक है। सो इसके जो बेसिक कुछ टर्म्स हैं ये मैं एक्सप्लेन पहले कर दूं, इसमें मे भी अभी भी काफी बच्चों का अगर कंफ्यूजन हो, अदरवाइज ये मैंने आपको शायद प्री मिड एक असाइनमेंट में भी एक्सप्लेन किए थे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू शेयर्स। शेयर्स ट्रेड कैसे होते हैं? सो व्हेन अ कंपनी इज बेसिकली रजिस्टर्ड और स्टार्टेड, द a huge amount of authorized shares is basically registered। अगर आप एसईसी पे से रजिस्टर करा रहे हो बिजनेस को, तो एक काफी ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स होता है जो कंपनी रजिस्टर कराती है, कि वो नंबर होता है फ्यूचर में जिसको वो मार्केट में सेल कर सकते हैं कॉमन शेयर्स, जिसको शेयर्स की तरह वो सेल कर सकते हैं और फंड रेज कर सकते हैं। सो ऑथराइज शेयर्स इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट जो कि रजिस्टर्ड वैल्यू होगी, कि आप कितने शेयर्स फ्यूचर में यू नो हर टाइम बाय टाइम आप इशू कर सकते हो। ठीक है। आउट ऑफ दोज ऑथराइज्ड शेयर्स आप मार्केट में जो इशू करते हो, जाहिर आप सारे ऑथराइज शेयर मार्केट में इशू नहीं करते, आप उसकी थोड़ा सा चंक जो है मार्केट में इशू करते हो, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का भी एस्पेक्ट होता है। जितने ज्यादा आप शेयर्स बेचोगे उतने ही ज्यादा आपको उनको ऊपर हर एक पे डिविडेंड देना पड़ेगा, उनको ओनरशिप देनी पड़ेगी एंड सो ऑन। सो आप इशू जितना नंबर ऑफ शेयर्स करोगे, दैट विल बी टर्म्ड एज इशूड शेयर्स। अब इशूड के अगेंस्ट फिर जब आएगा, इशूड के साथ समटाइम्स लिखा होता है सब्सक्राइब्ड। ठीक है। सो सब्सक्राइब का मतलब होता है फिर आपने जितने शेयर्स अगर इशू किए हैं तो उनके अगेंस्ट अगर एप्लीकेशंस आ रही हैं, द वंस हु वांटेड टू परचेज दोज शेयर्स, तो दे आर अप्लाइंग फॉर परचेजिंग द शेयर, तो वो सब्सक्रिप्शन होती है। फिर होता है पेड अप कैपिटल या आउटस्टैंडिंग शेयर्स। दैट मीन्स शेयर्स एक्चुअली आप लोगों ने जिनको सेल कर दिया और उन्होंने अमाउंट पे कर दी है, दोज विल बी टर्म्ड एज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, या पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं उसे। ठीक है। सो दीज आर लाइक द बेसिक टर्मिनोलॉजी। शेयर रजिस्टर होता है, रजिस्टर्ड शेयर्स ऑथराइज शेयर्स कहलाते हैं। इशूड शेयर्स का मतलब आपने मार्केट में लॉन्च कितने किए हैं, एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपने जितने लॉन्च किए थे और लोगों ने खरीद लिया और उनके अगेंस्ट मनी फुली पे कर दी है, तो दैट विल बी आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है। What cash flows will a shareholder receive when owning shares? एक शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है? हर सिक्योरिटी पे मोर और लेस दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं, कैपिटल गेन्स एंड रेवेन्यू गेन्स। एक शेयर होल्डर को भी ये दोनों एस्पेक्ट्स अचीव होते हैं। अगर तो वो शेयर होल्ड किए रखता है तो हर साल उसको डिविडेंड मिलता रहेगा, विच विल बी रेवेन्यू गेन। रेवेन्यू गेन होता है रेकरिंग गेन। अगर तो वो सिक्योरिटी को होल्ड नहीं करना चाहता, ही मे गो टू द सेकेंडरी मार्केट, वो किसी को भी बेच दे सिक्योरिटी और वो कैपिटल गेन अर्न कर सकता है। कैपिटल गेन क्या होता है कि सिक्योरिटी या शेयर आपने कम प्राइस पे खरीदा और ज्यादा प्राइस पे सेल कर दिया, तो जो आपको मार्जिन अर्न होगा दैट विल बी कैपिटल गेन। ठीक है। सो इसी तरह से कॉमन शेयर होल्डर्स को भी दो तरह के ही बेनिफिट्स है। एक तो उनको डिविडेंड से बेनिफिट आता है, रेवेन्यू गेन आता है। दूसरा उनको कैपिटल गेन मिल सकता है अगर वो अपना सेल कर देते हैं शेयर मार्केट में हाई प्राइस पे। ठीक है। देयर आर थ्री कैलकुलेशन जो हम कॉमन स्टॉक की हेडिंग में पढ़ेंगे, एक कांस्टेंट ग्रोथ, जीरो ग्रोथ एंड ग्रोथ फेजेस। अब ये क्या है कि ये हैं डिविडेंड से रिलेटेड। एज वी टॉक्ड अबाउट, शेयर्स कभी मेच्योर तो होते ही नहीं है। ठीक है। वो हमेशा चलते रहते हैं। और कॉमन शेयर्स को जो डिविडेंड मिल रहा होता है वो एक वैल्यू नहीं रहती, जैसे प्रेफर्ड स्टॉक पे था कि वो एक ही वैल्यू हर साल पे होती रहेगी। कॉमन शेयर्स क्योंकि रियल ओनर्स हैं और फॉर एवर चलते रहेंगे बिजनेस के साथ जब तक बिजनेस है, तो इनको जो डिविडेंड मिल रहा होता है वो अ, अगर कांस्टेंट एक ही डिविडेंड आपने अनाउंस किया अगर हर साल वही मिलता रहेगा, तो वो कांस्टेंट, वो जीरो ग्रोथ के कैटेगरी में आता है, कि एक ही डिविडेंड आप हर साल देते रहोगे विदाउट एनी ग्रोथ। अगर आप वो डिविडेंड प्रोग्रेसिव तरीके से हर साल इंक्रीमेंटल तरीके से आप इंक्रीज करते जाते हो, हर साल जो डिविडेंड पे करते हो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो होता है कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ में होता है कि हर साल एक सर्टेन परसेंटेज से डिविडेंड आपको इंक्रीज होके मिलता है। और ग्रोथ फेजेस विच इज अ थर्ड टाइप, ग्रोथ फेजेस में क्या होता है कि आपने
सर्टेन टाइम पीरियड डिसाइड क्या होता है कि इतने साल आपको इतना परसेंट डिविडेंड मिलता रहेगा, फिर नेक्स्ट कुछ जो चंक ऑफ ईयर्स हैं उसमें आपको थोड़ा ज्यादा डिविडेंड मिलता रहेगा, देन उससे नेक्स्ट ईयर फिर और आपको ज्यादा मिलता रहेगा। तो अगर आप ग्रोथ फेजेस में कर लेते हो कि कुछ साल आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, फिर कुछ साल चेंज अमाउंट मिलेगी एंड सो ऑन, तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें वैल्यूएशन के एंगल से डिविडेंड्स जो कॉमन स्टॉक में मिलते हैं उनको 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड कर दिया है। कांस्टेंट ग्रोथ मींस हर साल एक जितनी अमाउंट से डिविडेंड इंक्रीज करेगा, कॉन्स्टेंटली एक ही रेट पे डिविडेंड इंक्रीज करेगा। डिविडेंड ग्रो करेगा बट एक ही रेट पे, फॉर इंस्टेंस इफ आई से हर साल 10% इंक्रीज होगा, ठीक है, तो दैट इज कांस्टेंट ग्रोथ, और फॉर एवर वो इंक्रीज होता रहेगा। नो ग्रोथ का मतलब है कोई ग्रोथ नहीं है कि जो डिविडेंड स्टार्ट में अनाउंस किया था वही हमेशा मिलता रहेगा, जैसे कि प्रेफर्ड स्टॉक वालों को मिलता है, एक ही अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। ग्रोथ फेजेस में क्या होगा, सर्टेन चंक्स डिफाइंड होंगे कि कुछ साल आपको इतनी वैल्यू डिविडेंड की मिलेगी, लेट्स से ऐसे कि आपको अगले 5 साल जो है फ्रॉम ईयर 1 to 5 आपको 5 रुपी डिविडेंड मिलेगा, फ्रॉम ईयर 6 to 10 आपको 7 रुपी डिविडेंड मिलेगा पर शेयर, एंड सो ऑन। तो चंक्स ऑफ ईयर्स अगर डिफाइंड हो तो वो फिर ग्रोथ फेजेस होती हैं, ठीक है। ग्रोथ फेजेस तब डिफाइंड होती हैं जब कंपनी ने प्लानिंग ऐसी की हुई है कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग ईयर में कुछ कम डिविडेंड पे करना अफोर्ड करेंगे, फिर कुछ लेटर ईयर्स में हम थोड़ा ज्यादा भी पे करना अफोर्ड कर सकते हैं, एंड उसके बाद विल सी कि क्या करना है हमने, ठीक है। सो देयर आर लाइक 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वैल्यूएशन। मैं आप लोगों को पहले करा देती हूँ जीरो ग्रोथ मॉडल। अब जीरो ग्रोथ मॉडल इफ यू पीपल रिमेम्बर तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप लोगों ने प्रेफर्ड स्टॉक किया था। जीरो ग्रोथ में क्या होता है, एक मिनट सॉरी, सो जीरो ग्रोथ इज जस्ट लाइक प्रेफर्ड स्टॉक पे जिस तरह आप लोग कैलकुलेट करते हो कि डिविडेंड ग्रो बिल्कुल नहीं करेगा, एक जितनी अमाउंट हर साल पे होती रहेगी। तो उसके लिए कैलकुलेशन अगेन इज जस्ट लाइक परपेचुइटी। ये फिर परपेचुइटी वाला कॉन्सेप्ट तीसरी मरतबा चैप्टर में आ रहा है। एक मरतबा ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था परपेचुअल बॉन्ड के केस में, एक मरतबा प्रेफर्ड स्टॉक जिसकी एक ही कैलकुलेशन थी और परपेचुइटी वाली थी, और अब दिस थर्ड टाइम वी आर हैविंग द सेम कैलकुलेशन बट 3 डिफरेंट जो हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया कॉमन स्टॉक को, उसमें एक कैटेगरी बस यही है कि इसमें हमने अगेन डिविडेंड को इंटरेस्ट रेट पर डिवाइड कर देना है। जीरो ग्रोथ का मतलब है डिविडेंड जितना अनाउंस हुआ है हर साल वही मिलता रहेगा, किसी भी साल में वो इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा, और हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं आएगी। सो ऐसा जो टाइप ऑफ शेयर होगा उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको डिविडेंड 3.24 हर साल मिलता रहेगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 15%, और आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, और इस पे ये डिविडेंड हमेशा 3.24 ही पे होता रहेगा हर साल एंड फॉर एवर। तो आप 3.24 को स्ट्रेट अवे 15% पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन थोड़ी टेक्निकल भी गिवन है, व्हाट यू नीड टू डू, आपने सिर्फ 3.24 को 15 पे डिवाइड कर देना, 15% विच इज 0.15, ठीक है। आपने इस पे डिवाइड कर देना है एंड यू विल गेट 21.6। ये इसका आंसर है, 21.6 इज द वैल्यू ऑफ दिस शेयर, ठीक है। $21, 20 राउंड ऑफ कर दो तो तकरीबन 22, ठीक है। सो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू इस शेयर की निकल के आ रही है। इफ यू वांट टू बाय दिस शेयर और आप इसको पहले कैलकुलेट करके देख रहे हो किसी कंपनी के शेयर की वर्थ को, तो आपको ये बाइंग डिसीजन में हेल्प कर सकती है। अगर आपको मार्केट में ये इससे एक्सपेंसिव मिल रही है 21 से, तो दैट शेयर इज ओवर वैल्यूड, ठीक है। और अगर इससे लेस में मिल रही है तो दैट इज अंडर वैल्यूड, ठीक है। सो जीरो ग्रोथ जो एक कैटेगरी है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल परपेचुइटी वाली है, बिल्कुल प्रेफर्ड स्टॉक वाली है, ठीक है। अब हम मैं एक सेकंड इसका एस्पेक्ट और कर लेते हैं जिसमें था कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। आज हम बस यही दो करेंगे, ग्रोथ फेजेस वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विल कवर दीज टू ओनली। नो ग्रोथ का या जीरो ग्रोथ का मैं बता चुकी हूँ, बिल्कुल प्रेफर्ड स्टॉक जैसी कैलकुलेशन है या परपेचुअल बॉन्ड जैसी है, आपने डिविडेंड को इंटरेस्ट रेट पे डिवाइड कर देना है। विल स्टडी कांस्टेंट ग्रोथ नाउ, और उसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करेंगे लेक्चर को, और जीरो ग्रोथ फेजेस वाला पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है।
सो कांस्टेंट ग्रोथ में क्या होता है, हर साल एक ही रेट पे आपका डिविडेंड ग्रो करता रहेगा। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला, आई वोंट गो इनटू द डेरिवेशन, बट आपकी कैलकुलेशन ये हो जाती है, D1 डिवाइड बाय K माइनस G लिखा हुआ है, मैं इजी वर्ड्स में इसको दोबारा लिख रही हूँ। आपने क्या करना होता है कि आपको डिविडेंड जितना मिल रहा है टाइम जीरो पे, करंटली कंपनी जितना डिविडेंड दे रही है D0, आपने उसको 1 + G से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के उसको D1 में कन्वर्ट करना है, एक साल बाद की वैल्यू उसकी निकालनी है। क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है ग्रोथ रेट, हर साल से एक ही रेट पे डिविडेंड ग्रो करेगा। तो आप देखेंगे कि अभी कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, और अगले साल अगर वो ग्रो करता है तो कितने से ग्रो कर जाएगा। आपने 1 + G से उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी ग्रोथ के साथ वैल्यू जो है वो निकल के आपके पास आ जाएगी, विच इज D1। D0 करंटली कंपनी जितना डिविडेंड पे कर रही है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट से, ताकि आपको पता चले कंपनी एक साल बाद कितना फिर डिविडेंड पे करेगी। अगर अभी इतना कर रही है तो एक साल बाद कितना करेगी, डेफिनेटली वो कुछ हायर होगा अगर कंपनी एक सर्टेन ग्रोथ रेट ऑफर कर रही है। और इसको आपने जब डिवाइड करना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हमने निकालनी है, तो आप हमेशा पता है आप क्योंकि ये शेयर जो होते हैं परपेचुअली के लिए चलते रहते हैं, तो इसलिए डिवाइडेड बाय जस्ट मार्केट रेट होंगे। अब आपने इसको मार्केट रेट पे डिवाइड कर देना है, बट मार्केट रेट पे डिवाइड करते हुए एक काम आपने और करना है कि मार्केट रेट माइनस ग्रोथ रेट करना है, क्योंकि सिक्योरिटी हर साल ग्रो कर रही है। तो ग्रोथ रेट का जो एस्पेक्ट है वो सिक्योरिटी की वैल्यू को बढ़ा रहा है, जबकि मार्केट रेट वाला एस्पेक्ट गिरा रहा है उसकी वैल्यू को। तो आप मार्केट रेट में से ग्रोथ रेट वाला इम्पैक्ट माइनस कर दें, और फिर देखें जितना रेट बचता है आप उस पर डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, ग्रोथ रेट, इफ यू आर एबल टू सी इट, तो ये फॉर्मूला आपका बेसिकली ये है। यहाँ पे D1 डिवाइड बाई K माइनस D लिखा हुआ है, विच इज D0 मल्टीप्लाई बाई 1 + D। D0 राइट नाउ जो डिविडेंड अनाउंस किया है आपने उसको D1 बनाना है, मीन्स के एक साल बाद वाला। D1 का मतलब है एक साल बाद जो डिविडेंड मिलेगा, अभी मिला नहीं है। तो उसके लिए आप D0 जो भी डिविडेंड कंपनी ने दिया है उसको मल्टीप्लाई करें 1 + G से। जी भी कंपनी ने अनाउंस किया होगा कि हम हर साल कितने रेट से आपका डिविडेंड इंक्रीज करेंगे। तो आपने उससे मल्टीप्लाई किया और आपके पास आ जाएगा D1, न्यूमरेटर में D1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, KE रेट ऑन इक्विटी सिक्योरिटीज माइनस ग्रोथ रेट, G इज फॉर ग्रोथ रेट। तो मार्केट रेट माइनस ग्रोथ रेट आपने डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, मैं इसकी एक एग्जांपल करा देती हूँ, उससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा। सपोज देर इज अ स्टॉक विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 8, हर साल डिविडेंड 8% से ग्रो करेगा। ईच शेयर ऑफ स्टॉक जस्ट रिसीव्ड, मींस के राइट नाउ करंटली सब कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया दैट वाज $3.24 पर शेयर। सो दिस इज D0, क्वेश्चन में D0 गिवन होगा। ठीक है, D0 या D0, D0 हम उसको बोलते हैं जो करंटली टुडेज वैल्यू ऑफ डिविडेंड है। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूं, पहली बात तो ये मैंने D0 को D1 बनाना है, उसके लिए मैंने क्या करना है, D0 को मल्टीप्लाई करना है 1 + G से, यानी 1 + 8% से। ठीक है, और डिवाइड करना है मैंने मार्केट रेट माइनस ग्रोथ रेट पे। मार्केट रेट इज 15%, मार्केट डिस्काउंट रेट इज 15% माइनस ग्रोथ रेट 8%। 15 माइनस 8 इज 7%। ठीक है, सो नीचे कैलकुलेशन में अगर आप देखें, सबसे पहले तो D1 निकालने के लिए मैंने 3.24 जो D0 था उसको मल्टीप्लाई किया 1 + 0.08 से, 1.08 से, यानी 1 प्लस ग्रोथ रेट से, एंड मेरे पास D1 आया 3.5। 3.24 तो अभी डिविडेंड मिल रहा है, एक साल बाद कंपनी क्या पे करेगी, 3.5 पे करेगी, 8% से इंक्रीज करके डिविडेंड पे करेगी। सो D1 इज 3.5। अब 3.5 को मैंने डिवाइड करना है, D1 को मैंने डिवाइड करना है मार्केट रेट माइनस ग्रोथ रेट से। तो मार्केट रेट वाज 15, 15 माइनस 8 7, यानी मैंने इन शॉर्ट क्या किया है, मैंने 3.5 को डिवाइड कर देना है लास्ट में अपना आंसर कैलकुलेट करने के लिए। मार्केट रेट माइनस ग्रोथ रेट इज 7%, तो 0.07 से। ठीक है, आई विल गेट $50। $50 is the value of this share having constant growth। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 50। फाइन, 3.5 कैसा आया था, जो करंट डिविडेंड कंपनी पे कर रही है 3.24 का, उसको मैंने 1 + G से मल्टीप्लाई किया ताकि एक साल बाद जो डिविडेंड पे करेगी उसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक फ्यूचर वैल्यू जिस तरह आप निकालते हो 1 + I मल्टीप्लाई करते हो।
तो रेज टू पावर एन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 ईयर के बाद का है, ठीक है। सो 3.5 इज द D1। 3.5 को मैंने डिवाइड किस पे किया, मार्केट रेट माइनस ग्रोथ रेट, 15% माइनस 8%, ठीक है। सो दिस इज इट। ये हम लोगों ने अभी तक सिर्फ कॉमन स्टॉक की 2 कैलकुलेशन की हैं, और इस चैप्टर में से कैलकुलेशन के एंगल से अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ फेजेस वाला कॉमन स्टॉक जो है उसकी थोड़ी सी टेक्निकल कैलकुलेशन है हमारे पास, वो रह गई है। प्लस देर इज वन एडिशनल टॉपिक और उसकी कैलकुलेशन हमने सीखनी है, विच इज हाउ टू कैलकुलेट YTM, हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट रेट इफ इट्स नॉट गिवन द रिक्वायर्ड रेट ऑन द सिक्योरिटीज, ठीक है। सिर्फ उसकी कैलकुलेशन, 2 मेजर कैलकुलेशन इस चैप्टर में सब रह गई हैं, ठीक है। सो वी आर डन विद द मोस्ट पार्ट ऑफ इट। और एक कॉमन स्टॉक की कैलकुलेशन रहेगी और एक YTM की, आप लोगों ने ऑल टुगेदर दैट इज अ न्यू टॉपिक, वो हमने सीख रहा है, वो भी इस चैप्टर का पार्ट है। सो अदरवाइज हमने चैप्टर के मेन कंटेंट्स अगर देखें तो 3 सिक्योरिटीज हैं डिफरेंट, बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। उनकी वैल्यूएशन हम सीख रहे हैं। बॉन्ड की 3 टाइप्स थी, 3 डिफरेंट कैलकुलेशंस थी। प्रेफर्ड स्टॉक की सिर्फ एक ही थी, एंड कॉमन स्टॉक की भी 3 हैं। 3 में हमने क्योंकि उसकी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो हम लोगों ने सारी बाकी कैलकुलेशंस कर ली हैं, सिर्फ हमारी कॉमन स्टॉक की एक कैटेगरी रह गई है, ठीक है। एंड YTM की एक कैलकुलेशन है जो कि वेरी क्रूशल, वो भी हम लोगों ने रन करनी है। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन एज वेल, जो कि आपको बेसिकली वो भी फेमिलियर करवाना है उससे। सो डन विद टुडेज लेक्चर। आप लोग की क्वेरीज ले लेते हैं अगर कोई हैं तो, related to this chapter and calculation. Plus, if you people have any problem related to project or calculations of the project, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कोई वैल्यू अगर आपसे कैलकुलेट करना मुश्किल हो रही है या कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप उस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इवन स्ट्रेट अवे अगर लाइव सेशन में अपने कैलकुलेशंस जो आप करके बैठे हुए हैं वो सामने रखें और आपको उनको इंटरप्रेट नहीं करना आ रहा, आप मुझे सिर्फ उनकी अपनी 2 इयर्स की वैल्यूज बताएं, मैं आपको इंटरप्रिटेशन का भी तरीका बता दूंगी क्या क्या आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला, हाउ यस आर मैम। यू डूइंग? क्या चल रहा है आपका प्रोजेक्ट, कैसा चल रहा है? मैम अभी तो वो BRM का शुरू किया हुआ है, वो खत्म हो जाएगा दिन में, फिर इस पे आना है। एंड हु इज योर टीम पार्टनर? हैदर अली। हैदर अली। तो कंपनी कौन सी सिलेक्ट की हुई है? एंग्रो फूड्स है। एंग्रो। एंड एनुअल रिपोर्ट्स मिल गई हैं उसकी लेटेस्ट? यस मैम। ओके, तो स्टार्ट ऑफ विद द कैलकुलेशन, एटलीस्ट इस वीक में कैलकुलेशंस तो कंप्लीट कर लें उसकी। ओके मैम। क्योंकि मैंने आई बिलीव मैंने रेशो का एनालिसिस का चैप्टर, क्योंकि वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, बट मैंने उसकी रिसेंटली स्लाइड्स भी पोस्ट की हैं, आप वो खोलें उनके फार्मूलाज, आप फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते जाएं, ठीक है। ठीक है आप मैम। ये भी कर सकते हैं कि एक ईयर की सारी रेशोज एक बच्चा कर ले, दूसरी ईयर की सारा दूसरा बच्चा कर ले, या कैटेगरीज डिवाइड कर दें 2 मेंबर्स आपस में, कि लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एक मेंबर कर ले, बाकी कैटेगरीज एक मेंबर कर ले, ठीक है। फाइन। हाँ। ओके, अनस महमूद। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अनस, डू यू हैव एनी क्वेरी या कोई प्रॉब्लम है आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड? इस चैप्टर में से अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। यस मैम, मेरी ना प्रोजेक्ट में जो सॉल्वेंसी रेशियोज थी ना, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, जी जी। उसमें मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं समझ आ रही। मेरी जो इसमें आ रहे हैं ना, उसमें 4 ऑप्शंस आ रही हैं: सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हम्म। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह आ रही हैं। तो मैं इसमें से कौन सा लूँ मैम? आपके इंटरेस्ट कभी भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होता। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकलता है आपका इंटरेस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के नाम से भी दिया होता है। यस मैम, फाइनेंस कॉस्ट है मेरे पास। तो ये मैंने आप लोग को मेरे ख्याल से एक लेक्चर में ही बताया था, आपको थोड़े से ऑल्टरनेट नेम के साथ मिलेंगे, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट इज योर इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस लेने की कॉस्ट, ठीक है। यस डन। मैम, थैंक यू मैम। ठीक हो गया मैम। ओके, और कोई क्वेरी है? नहीं मैम, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज मेक श्योर करिए ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंसी, तो माइक जरा ऑफ 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 कर दें, मैं आपको बता देती हूँ, बाकियों को भी थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगा। इफ यू आर कैलकुलेटिंग योर सॉल्वेंसी रेशियोज, तो आप उसमें रिमेंबर डेट रेशियो और इक्विटी रेशियो निकालते हैं। बिलीव मी, मेरे पास पास में बच्चे कैलकुलेट करते रहे हैं, और सब कॉमन प्रॉब्लम्स सबके जो पकड़े जाते थे प्रेजेंटेशन में वो ये होते थे कि मैंने आप लोग को बार बार बताया, डेट एंड इक्विटी 2 ही सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। कंपनी अगर एक पे अगर उसने डेट जो है वो 30% लिया हुआ है, तो इक्विटी उसने 70% लिया होगा, दोनों मिलकर ही 100% बनेंगे।
तो बच्चे जब खराब कैलकुलेट करके आए होते हैं, उनका दोनों का डेट रेशो और इक्विटी रेशो एड अप करें तो 100% नहीं बन रहा होता। तो आप लोगों ने पहले ही अपने एंगल से ये चीज मेक श्योर कर लेनी है कि आपकी डेट रेशो एंड इक्विटी रेशो, यहाँ से आपकी मिस्टेक्स पकड़ी जाती हैं इन छोटी छोटी जगहों से, ये दोनों मिलके 100% बनती हो। डेट रेशो भी टोटल डेट्स जो आप लोग के बैलेंस शीट में है, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट्स दोनों को लेना है आपने। दोनों को एडअप करके जो टोटल वैल्यू ऑफ डेट्स है उसको एसेट्स पे डिवाइड करें तो आपके पास एक रेशो आ जाएगी। फिर टोटल इक्विटी या टोटल कैपिटल की जो वैल्यू है उसको आप टोटल एसेट्स पे डिवाइड करते हो तो एक वैल्यू आ जाएगी। दोनों आपको ये बताती हैं कि आपने कितने परसेंट एसेट्स जो हैं लोन से लिए हुए थे, कितने परसेंट एसेट्स जो हैं आपने इक्विटी से लिए हुए हैं। सो इफ वन इज 40% तो दूसरी डेफिनेटली 60 होगी। इफ वन इज 50, दूसरी 50 होगी। तो डेट रेशो एंड इक्विटी रेशो दोनों के जो आंसर्स होते हैं वहीं से आपकी मिस्टेक्स अक्सर बच्चों की निकल आती हैं कि दोनों को एडअप होके 100% बनना चाहिए। ठीक है, ये अब मिस्टेक मेरे पास दोबारा ना आए। मेरे पास में बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते रहे हैं क्योंकि वो वैल्यू शायद सही पिक नहीं करते या हैफ एजेड काम किया होता है। तो मेक श्योर डेट रेशो एंड इक्विटी रेशो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, फाइनेंसिंग डिसीजंस में दो ही सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, डेट इक्विटी मिक्स होता है कंपनी की बैलेंस शीट में भी, तो इन दोनों का मिलके 100% बनता हो। ठीक है, ओके। हीरा मुबीन, यस मिस। कोई क्वेरी है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट या ये वैल्यूएशन का चैप्टर? अगर आपको इससे कुछ पूछना है तो पूछ लें। नो मिस। ओके, कामिल, Kamil just left the meeting probably due to connection. Okay, Kamran, Rashid, Mudassir. नो मैम। Okay, Adeem, नो okay, Faizan, Mohammed Faizan. नो मैम। कामरान, you just join, आपने अभी भी किया तो फिर बता दें अगर कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है प्रोजेक्ट रिलेटेड तो। नो मैम, कोई नहीं है, Okay. वो जस्ट मैं अनम्यूट कर रहा था तो। ओके, बंद हो गया था। अच्छा कामरान, हु इज योर टीम मेंबर मैम जमशेद। एंड कितना काम कर लिया अब तक? हेलो, मैम जो सही कर दी थी। सॉरी। मैम आवाज आ जी रही थी जी, आपको? मैं आपसे पूछूं आपका कितना कंप्लीट हो गया? मैम अभी तक तो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट निकाली हुई है और अभी तो कोई आप काम किया नहीं है। डेडलाइन के बिल्कुल पास आके काम कर रहे होंगे तो सारा काम खराब होगा। इस वीक या वीकेंड तक अपनी कैलकुलेशंस को एटलीस्ट कंप्लीट कर लें। मैम इस वीकेंड तक इंशाल्लाह कर लेंगे। वो 2-3 एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट का मिली थी असाइनमेंट्स, वो आज ओके खत्म की हैं तो इस ओके वीकेंड ये खत्म हो जाएगी। ओके। अच्छा, अगेन आपको भी या किसी और को भी कोई प्रॉब्लम आता है कोई चीज़ कैलकुलेट करने में तो आप ईमेल्स में भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल रिस्पॉन्ड इट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो कोई कैलकुलेशंस में जब प्रॉब्लम आएंगे यू कैन ऑलवेज आस्क। अच्छा जी, हारिस, हारिस। मैम कोई इशू नहीं है फिलहाल। ओके, जमशेद, मोहम्मद जमशेद, नो मैम। सना मसूद, नो मैम, सना। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस। बस आपसे एक बात कहनी थी कि स्लाइड्स प्लीज अपलोड कर दीजिएगा जल्दी। स्लाइड्स रेशो एनालिसिस की तो मैंने कर दी है, वैल्यूएशन की मैं अभी कर देती हूँ। यस मिस, थैंक यू। ठीक है, ओके। शाहजेब, यस मैम, ये एक्टिविटी रेशोज की समझ नहीं आ रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे डाटा निकाल कर इसको कैलकुलेट करेंगे। बाकी सारी हो गई हैं? मैम अभी तो बस कैलकुलेशन शुरू की है मैंने, पर एक्टिविटी रेशोज में मुझे ये मसला आ रहा है क्योंकि वो उसके इन्वेंट्रीज और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह, अंदर परचेजेस वगैरह चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है, बहुत चीज़ें चाहिए। तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये माइनर डिटेल्स नहीं होते, वो तो समरी होती है। नहीं नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। मैंने, अगर आप लोग ने इसका रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर लास्ट वीक के लिए हो तो उसमें मैंने ये नेस्ले की कि पता नहीं मैंने कौन सी कंपनी की आपको खोल के स्टेटमेंट फिर दिखाई भी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह इंफॉर्मेशन लेनी है। आपने वो लेक्चर देखा है? नहीं मैम, ये मैं तो अटक सीमेंट पे कर रहा हूँ, पर वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके पड़े हुए हैं वेबसाइट पे,
जी पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सारी चीजें मिल जाती हैं। शाहजेब रहमान, आप पहले वाले जो लेक्चर्स है ना फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के, वो अगर देखोगे तो मैम डिटेल मैंने इसके अंदर दी हुई है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उनमें तो ओपनिंग इन्वेंट्री और इनका जिक्र तो नहीं होता ना, ये नहीं चीजें। होता, लेकिन आप पिछले साल की जो क्लोजिंग होती है उसको वही इस साल की आपकी ओपनिंग होती है ना, तो आप तो फिर पिछले मैं साल के परचेजेस एंड का में क्या करेंगे? परचेजेस के लिए आप क्रेडिट परचेजेस आपको चाहिए होती हैं, तो आप या तो सीजीएस के नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाएं, अदरवाइज डोंट गो इनटू निटी ग्रिटी, और आप सीजीएस की वैल्यू ही एज इट इज क्रेडिट परचेजेस कंसिडर कर लें। ठीक है, सीजीएस का 90%, सीजीएस का मोर देन 90% आपकी क्रेडिट परचेजेस ही होती हैं। इस वजह से हम अप्रोक्सीमेशन करते हुए सीजीएस या कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वैल्यू है वही ले लेते हैं अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर में। ठीक है, एंड पेबल टर्नओवर में भी। जी चलिए मैम, और मैं जो आप देखे तो कह रहे हो, और जी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो शायद इसी वजह से आ रही हैं। मैंने लास्ट वीक में जो रेशो एनालिसिस के चैप्टर पढ़ाए हैं उसके अंदर मैंने ये नेम्स भी बताए हुए हैं कि आपको ऑल्टरनेट किन नेम्स से ये चीजें मिलेंगी। इन्वेंट्री विल बी नेम्ड बाय स्टॉक इन ट्रेड, बैलेंस शीट में स्टॉक इन वो ट्रेड चीजें दिया मुझे होगा। मैम पता है, ये चीजें मैंने ठीक है, पढ़ी हुई है, वो तो अंदाजा है। हाँ बस ये था कि मुझे समझ नहीं आई थी एक्टिविटी रेशो में बहुत, मतलब अब वो क्या कहते हैं उसमें वो डेज में बताने थे, वो चीजें भी थी तो जी उनकी। जी। आप एक सैंपल के तौर पे मैं आपको रेशो को गाइडलाइन कर देती हूँ। आप जरा माइक ऑफ करो तो मैं बताती हूँ। मैं इन्वेंट्री वाले को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके फाइन। रेशोज हैं उसमें आप लोगों ने एवरेजेस लेने होते हैं डिनोमिनेटर में। मैंने आप लोगों को एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा था कि आपको एक तीसरे साल का भी डाटा चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप 2019 की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो तो उसके अंदर 2 ईयर्स का डाटा आएगा, 19 एंड 18 का। आप 18 की भी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास 2017 का भी डाटा आ जाए। सो वो इसलिए चाहिए हमें 2017 का तीसरे साल का भी, क्योंकि हमने एवरेजेस लेने हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में डिनोमिनेटर में आप लोगों ने या रिसेबल टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर रेशियो, इन सब में डिनोमिनेटर में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो ओपनिंग इज पास्ट ईयर्स क्लोजिंग। ठीक है, इस वजह से आपको एक पिछले साल का भी डाटा चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं 2019 की इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं इनकम स्टेटमेंट से जाकर लूंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स के नीचे गिवन होगी वैल्यू, न्यूमरेटर में तो सीजीएस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मैंने जब ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करना है उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं 2019 की ही स्टॉक इन ट्रेड लूंगी बैलेंस शीट में से, करंट एसेट्स में से। क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट में होती है ना, तो करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड के नाम से जो वैल्यू दी हुई है मैं वो लूंगी। उसमें मैंने प्लस करनी है पिछले साल की स्टॉक इन ट्रेड यानी 2018 की स्टॉक इन ट्रेड, और मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। पहले तो डिवाइड बाय 2 करके जो आंसर आ जाएगा, जो एवरेज मैंने दोनों सालों के स्टॉक इन ट्रेड का एवरेज लेके मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया, फिर मैं उसको सीजीएस पे डिवाइड करूंगी और मेरे पास टाइम्स में आंसर आएगा। सपोज मेरे पास ये सारा सॉल्व करके सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री करके एवरेज स्टॉक इन ट्रेड करके जो आंसर आया है, सपोज वो 10 आ रहा है। ठीक है, सपोज 10 टाइम्स आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को मैंने कन्वर्ट करना है, ये टाइम्स में आया है, अब मैंने इसको डेज में कन्वर्ट करना है ताकि मेरे पास आए एज ऑफ इन्वेंट्री, कंपनी कितनी देर या कितनी देर इन्वेंट्री को अपने स्टॉक में ही रखती है और सेल करने में उसको कितने दिन लग जाते हैं। सो उसको डेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर दूसरा फॉर्मूला था कि आप साल के जितने डेज होते हैं 365, उस पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के आंसर के साथ उसको आप डिवाइड करोगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने आपको बताया मेरा सपोज सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आंसर 10 टाइम्स आया है, तो मैं 365 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 36.5। ये अब जो आंसर आया है ये डेज में है। ठीक है, या मैं राउंड ऑफ करके कह सकती हूँ तकरीबन 37 डेज। कंपनी का एज ऑफ इन्वेंट्री 37 डेज है। कंपनी ऑन एवरेज चीजों को खरीद के सेल करने में 37 डेज लगाती है। ठीक है, दिस इज हाउ आई एम गोना इंटरप्रेट इट। सीजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, सीजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का एवरेज कैसे लिया, अगर मैं 2019 की इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल रही हूँ तो 2019 का स्टॉक इन ट्रेड और 2018 का स्टॉक इन ट्रेड दोनों ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, विच इज जस्ट लाइक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम आएगा, आपने 2018 की भी इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल रही है और 2018 का भी एज ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। 2018 के लिए जब आप करने लगोगे यही कैलकुलेशन तो 2018 का सीजीएस लोगे इनकम स्टेटमेंट से, डिवाइड करोगे उसको स्टॉक इन ट्रेड ऑफ 2018 प्लस स्टॉक इन ट्रेड ऑफ 2017, अब उससे पिछले साल का आप एक लोगे। ठीक है, 2018 और 17 का स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री की वैल्यू आप ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करके एवरेज करोगे। ठीक है, फिर उसको सीजीएस जो 2018 का उससे डिवाइड करना है।
ठीक है। सो जब भी आप किसी एक साल की टर्नओवर रेशो निकाल रहे हो, उसमें डिनोमिनेटर में एवरेज लेने लगे हो, तो एवरेज लेने के लिए एक साल पहले वाली भी वैल्यू आप इन्वेंट्री की आप लेके फिर एवरेज लोगे। सेम इज द केस विद रिसेबल टर्नओवर, ठीक है, एंड पेएबल टर्नओवर। इन सब में डिनोमिनेटर में आपने एवरेजेस लेने हैं। एवरेजेस लेने के लिए पिछले साल की वैल्यू आप ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ले रहे होगे, ठीक है। पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। अगर 31 दिसंबर पिछले साल की वैल्यू एक लिखी हुई है बैलेंस शीट में, दैट मीन्स 1 जनवरी जो इस साल का है उसकी भी वही वैल्यू थी, ठीक है। तो ओपनिंग वैल्यू इज द सेम एज द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है। और बैलेंस शीट आपको हर साल के क्लोजिंग वैल्यूज दे रहा होता है, फाइन। या आप कह सकते हो अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस दे रहा है आपको। 31 दिसंबर का मतलब क्लोजिंग का यही है कि 1 जनवरी का ओपनिंग यही बैलेंसेस है, ठीक है। सो शाहजेब, आई बिलीव कि थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा, आपको अब समझ आ रहा होगा। यस मैम। मैम मेरा एक सवाल है। एक मिनट, यस अनस। मैम मुझे नेट सेल्स निकालनी हो तो इसमें मुझे दिया हुआ है रेवेन्यू माइनस नेट, ये हमारी नेट सेल्स हो जाएंगी? नेट सेल्स के नाम से वैल्यू दी हुई है इनकम स्टेटमेंट में या नहीं दी हुई? दी हुई तो नहीं है, बस मुझे रेवेन्यू माइनस नेट दिया हुआ है। रेवेन्यू माइनस नेट क्या दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ। रेवेन्यू माइनस नेट तो कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, आई डोंट थिंक सो। कंपनी इतनी अजीब तरीके से लिखे। कंपनी ने ये जरूर लिखा होगा रेवेन्यू माइनस सेल्स टैक्स वगैरह और नेट सेल्स निकाली होंगी। नहीं मैम, मुझे सबसे ऊपर आ रहा है रेवेन्यू माइनस नेट, उसके नीचे आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। फिर आपका अगर रेवेन्यू की एक ही वैल्यू दी हुई है और उसके अंदर कोई डिडक्शंस नहीं शो की हुई, तो रेवेन्यू इटसेल्फ नेट सेल्स ही है, ठीक है। ठीक है मैम। और मुझे एक और चीज पूछनी थी, जो ऑपरेटिंग ईबीआईटी निकालते हैं हम लोग, वो हमने आफ्टर टैक्स निकालना है या बिफोर टैक्स निकालना है? ईबीआईटी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ईबीआईटी आपको इनकम स्टेटमेंट में मोस्टली कैलकुलेटेड गिवन होता है। ईबीआईटी क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अपने पास लिख लें, नहीं ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो वैल्यू होगी जो फाइनेंस कॉस्ट डिडक्ट होने से पहले पहले की वैल्यू है। इंटरेस्ट की नहीं वैल्यू डिडक्ट होने से पहले जितना प्रॉफिट होता है वो ईबीआईटी होता है। मैम, इधर मुझे ना लास्ट पे जो वैल्यूज दी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। और आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से पहले फाइनेंस कॉस्ट का दिया हुआ है, ठीक है अनस। उसमें प्रॉफिट बिफोर यस टैक्स मैम, से ऊपर देखो, फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है ना। फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए, उसके नीचे आप अदर अदर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर ऑपरेटिंग इनकम से नीचे कोई प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ? हुआ हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है उन्होंने, लॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। लॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन नहीं, आप बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट की वैल्यू जहां पे लिखी हुई है ना, फाइनेंस यस कॉस्ट, मैम। उससे पहले पहले जो भी प्लस माइनस चीजें हुई हैं आपने वहां तक लेना है। वहां तक जितना प्रॉफिट या लॉस है दैट इज योर ऑपरेटिंग, दैट इज ईबीआईटी, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। आप अगर कैलकुलेट उन्होंने खुद नहीं किया हुआ तो आप खुद कर लें। फॉर इंस्टेंस अक्सर कंपनीज अगर मिक्सअप लिख देती हैं और बाद में जाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला हुआ है, तो आप पता क्या करें, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वापस एड बैक कर दें इंटरेस्ट, और फिर आपका निकल के आएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक या आप ऊपर से ठीक है मैम। सीक्वेंशली जाएं, जिस तरह आप अकाउंटिंग में करते थे, इतना काम तो आप कर खुद भी सकते हो। अगर कंपनी ने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन नहीं कैलकुलेट किया हुआ, तो आप क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ये सब दिए हुए हैं या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं, सब माइनस करके आप खुद निकाल लें ईबीआईटी। ठीक है मैम, और थैंक यू। अदर ऑपरेटिंग इनकम भी उसके अंदर ऐड करके फिर आप निकाल लें ईबीआईटी खुद, बट फाइनेंस कॉस्ट से पहले पहले, ठीक है। ठीक है मैम, निकाल लूँगा। ओके मैम। ओके जी। सो अगर किसी और की कोई क्वेरी नहीं है, विल स्टॉप इट हियर देन, ठीक है। वी आर डन विद दिस लेक्चर, सो लेट्स स्टॉप इट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।